हेलो बच्चों, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है फैराडेज लॉ। तो चलिए हम लोग फैराडेज के लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है आपको पता है। एक सेल है, सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इन इलेक्ट्रोडों का कनेक्शन हम कर देते हैं किसी बैटरी से, तो ये सेल बन जाती, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है। प्लस वाले को जिससे जोड़ा तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है हमारा, नेगेटिव से जुड़ा हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो फैराडेज लॉ इंडिकेट्स दैट, अब देखिए इसमें जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन बाय द बैटरी, और हम कह सकते हैं कि द मास डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, chemical reaction and hence the charge deposited or liberated. यहाँ देखिए थोड़ा सा, द अमाउंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the charge. Passed through the electrolyte. This is the Faraday's first law. यानी मास डिपॉजिटेड हम m से डिनोट करें या कई लोग w से डिनोट करते हैं, m या w, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ये है फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो m इक्वल टू z q। ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जब हम ये प्रोपोर्शनल का हटाएंगे। इस Z क्या है? Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z यहाँ पर क्या है? Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये अपने आप में A+ ग्रेड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर Z, Q की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Q कैसे निकालते हैं चार्ज? Q इक्वल टू IT आपने 10th में पढ़ा रखा है। तो Q को हम IT से रिप्लेस करें तो M इज इक्वल टू, ये हो गया।
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, ये जब एक नंबर में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? अगर यहाँ पर देखिए 1 एम्पियर करंट हम पास करें और टाइम फॉर 1 सेकेंड, तो जो भी Z की वैल्यू, जो भी मास डिपॉजिट होगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, अलग से मैं लिख के बता रही हूँ, M इक्वल टू ZIT। जब I की वैल्यू भी 1 है और T की वैल्यू भी 1 है, T 1 सेकेंड हो गया और I 1 एम्पियर हो गया, तो जो भी मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड है वो काय के बराबर होगा? Z के बराबर होगा। तो आप डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे? द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज द मास डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड। तो 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है उसको आप इस तरह से बता सकते हैं। और यहाँ से कुछ एक रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फर्स्ट लॉ पे फोकस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ M इक्वल टू ZIT, Z की जगह हम लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस काय के बराबर होता है? ये होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट, यानी 96,500 IT। ये क्या है? इक्विवेलेंट वेट, यानी Z इक्वल टू क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। फैराडे की वैल्यू हमने यहाँ डायरेक्ट रख दी, तो ये हो गया 96,500। तो M इक्वल टू ये, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ठीक है। इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है कई कंपाउंड्स के लिए, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कैटायन रिड्यूस होने में जितना चार्ज ले रहा है दैट इज द वैलेंसी के बराबर चार्ज लेगा, या जितना भी चार्ज ले उसी को यहाँ पर रखेंगे। एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, या कभी कभार थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया तो वैलेंसी के बराबर नहीं, जैसे Fe2+, Fe3+ में आ गया, Fe3+ से Fe2+ बन रहा है, तो वैलेंसी आपको 3+ नहीं रखनी है, वहाँ पर क्या लिखना है? चार्ज ऑफ कैटायन। मतलब यहाँ पर हो गया वैलेंसी, ज़्यादातर में वैलेंसी आएगी, या फिर यहाँ पर आएगा चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन टेक टू रिड्यूस। ये यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट में एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी रखना है। कभी कभी क्या होता है कि वैलेंसी, जैसे Fe3+, Fe2+ का केस है, Fe3+ रिड्यूस हो रहा है और Fe2+ बना रहा है, तो हम यहाँ पर Fe3+ वैलेंसी रख देंगे तो गलत हो जाएगा। उस केस में हमें क्या देखना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैटायन कितने ले रहा है टू रिड्यूस होने के लिए। अदरवाइज सिंपल कैटायन है, जब भी आपको सिंपल दिया जाए, ये इतनी बात आपको कंपटीशन जब दे रहे हैं तब याद रखनी है, नीट या उसका IIT का, वैसे आपको सिंपली एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है। थोड़ा दिमाग खोल कर भी रखिए, ये थोड़ा इधर उधर का आता है, तो ये देख लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन कितना ले रहा है रिड्यूस होने के लिए, वो है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी फैराडेज का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग कुछ इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ, थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 whole twice is
electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? करिए जल्दी इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है। जितना सटीक होगा उतनी जल्दी आंसर आएगा। तो क्या क्या दिया है आपको पहले देखिए। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, NiNO3 होल ट्वाइस को इलेक्ट्रोलाइज किया गया है बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, क्या दिया गया है 5 एम्पियर, यानी I इक्वल टू 5 एम्पियर। और क्या दिया है 20 मिनट्स, T इक्वल टू 20 मिनट्स। वहाँ जहाँ आपने फॉर्मूला लिखा है वहाँ पर नोट लगा लीजिए बच्चों सभी लोग कि टाइम हमेशा सेकंड में लिखेंगे। नोट लगा लीजिए रेड पेन से, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पे नोट लगाइए कि टाइम हमेशा जब भी लिखेंगे सेकंड में लिखेंगे, जहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा है M इक्वल टू ZIT। ठीक है, तो T इक्वल टू 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को हम यहीं के यहीं सेकंड में बदल लेंगे, तो ये हो गया 20 इंटू 60 सेकेंड। ठीक, सेकंड में बदल कर ही लिखेंगे आप। और कुछ भी दिया है देख लीजिए ध्यान से। पूछा क्या है ये देखिए, व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड है, मास ऑफ Ni डिपॉजिटेड। इतनी चीज़ें दी गई हैं और इतनी चीज़ें पूछी गई हैं। आपके पास क्या है कोई वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? जब हमारे सामने ये दिया है, ये निकालना है, तो अपने आप समस्या का सॉल्यूशन निकल आता है। देखिए मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड यानी मास M इक्वल टू ZIT, जैसे आपने अभी पढ़ा था। Z इक्वल टू क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। इक्विवेलेंट वेट की जगह हम क्या रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट की जगह हम रखेंगे एटॉमिक मास। तो यहाँ हो गया इक्विवेलेंट वेट की जगह एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। यहाँ पे क्लियर है कि Ni2+ आयन बन रहा है, NiNO3 होल ट्वाइस है। तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी की जगह उसका कितना चार्ज है कैटायन का वही रखेंगे इंटू I इंटू T। यहाँ पर रह गया है क्या 96,500 लिखना। ठीक, तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इंटू I इंटू T और अपन 96,500। तो एटॉमिक मास क्या है निकल का 58.7 है। आपको मैंने 9th में याद कराया है, भूल गए होंगे लेकिन अब तक। तो याद रखिए, अगर आप इसको राउंड फिगर में 59 रखकर भी निकालेंगे तो भी आपका सही आएगा। ठीक है, तो अपॉन वैलेंसी कितनी है 2 इंटू 96500 इंटू I कितना था 5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 20 इंटू 60। ठीक है, तो ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो कटा, ये 2 से ये 2 कट गया। बाकी आप अपना कैलकुलेट करके इसको निकालेंगे
जब मैंने आपको सिखा दिया है आज तो सारा डिटेल। अगर बहुत लेंथी कैलकुलेशन है तो आप फटाफट लॉग एंटी लॉग लेकर के उसको सॉल्व कर लीजिए, लेंथी नहीं है तो ऐसे ही कर लीजिए। यहाँ पे बड़ी संख्या आपको लग रही है तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आपका जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट 1.825 ग्राम। ये आपको सॉल्व करना है, अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आएगा। You have to solve with this. Clear? Then come to the next question. My next question is, हाँ इसको थोड़ा देखते हैं। एक और दूसरा मेथड भी है जो कल मैंने आपको सिखाया था, यानी कि यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से हम कैसे इसको कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से इधर करके देखते हैं। NiNO3 होल ट्वाइस का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कैटायन डिपॉजिट होगा जो Na डिस्चार्ज होगा तो Na2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Na सॉलिड बनेगा। अब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री हम लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, 2 फैराडे चार्ज यहाँ लग रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे चार्ज लग रहा है और निकल कितना बन रहा है, 58.7 ग्राम बन रहा है। तो 2 फैराडे का मतलब हुआ 2 इंटू 96,500, इतना चार्ज लग रहा है। कूलाम, इतने कूलाम चार्ज से इतने ग्राम बन रहा है। अब चार्ज हमारे पास कितना था, व्हाट इज गिवन चार्ज, चार्ज दिया था इतना 20 इंटू 60 और ये तो टाइम है और 5 एम्पियर करंट, Q इक्वल टू आई टी होता है ना, Q इक्वल टू आई टी। तो आई था हमारा 5 इंटू टाइम था 20 इंटू 60, ये टाइम था। तो इतने चार्ज से यानी कितना हो गया ये, 6000, इतने कूलाम चार्ज से, है ना। इतने कूलाम चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा ये निकालना है हमको। तो अब लगाइए यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो जिसको निकालना है उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हम ये लिखेंगे 2 इंटू 96500 कूलाम चार्ज डिपॉजिट mass of nickel is 58.7 ग्राम। इसलिए 1 कूलाम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, ये हो गया 58.7 अपॉन 2 इंटू 96500, इसलिए कितना 6000 कूलाम, 600 क्या है 520 इंटू 60 है, चार्ज विल डिपॉजिट। तो 58.7 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 6000, ठीक है। वही आ गया सेम, देखिए 5 इंटू 20 इंटू 60, 58.7 अपॉन 2 इंटू 96,500 और ये जो 6000 है ये कहाँ से आ गया, ये पूरा मिला करके लिख दिया, यानी सेम टू सेम ऐसे आ गया। तो यूनिटरी मेथड अगर आपको याद है तो सवाल आड़ा तिरछा भी आ जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, इसलिए यूनिटरी मेथड से आपको जरूर आना चाहिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से तो लगा सकते हैं, अच्छी बात है, बट दोनों मेथड आपको सीखने चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए। A solution of copper sulfate
is electrolyzed for 10 minutes. With a current of 5 एम्पियर, करंट है 1.5 एम्पियर है, करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड? द मास ऑफ Cu deposited at cathode. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज आस्क्ड, वो क्वेश्चन मार्क करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए ध्यान से, पोस्टमार्टम करना है अपने को, ध्यान से निकालना है. तो ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, है ना. 10 मिनट्स यानी आपको क्या दिया है, टाइम दिया है t इक्वल टू 10 मिनट्स. हमने क्या ध्यान बताया था आपको रखना है, जब भी आप m इक्वल टू जेड आई टी के सवाल करेंगे तो t को सेकंड में रखना है, रेड पेन से वहाँ मार्क करके लिख लीजिए, अदरवाइज आपका जरूर गलत होगा. तो ये गलती नहीं करनी है, वहाँ पे ऐसे नोट लगा के चलिए कि ये वाली गलती नहीं करनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे जब आप गलतियाँ नहीं करेंगे. तो 10 मिनट्स का मतलब हुआ 10 इंटू 60 सेकेंड. ठीक है, एंड और क्या दिया है आपको, I इक्वल टू 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, और कुछ भी दिया है देख लीजिए. कॉपर सल्फेट दिया है, कॉपर का मास डिपॉजिट कितना हुआ ये पूछा है, और कुछ नहीं दिया गया है. तो Cu में से आपसे पूछा है मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड, ये पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क कर लिया आपने. इतनी चीज़ें दी गई हैं, मास निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हैं, तुरंत आपके दिमाग में आएगा. हाँ, हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, m इक्वल टू जेड आई टी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. तो फटाफट लगा दीजिए m इक्वल टू जेड आई टी का फॉर्मूला. ठीक है, तो m इक्वल टू जेड आई टी, जेड क्या है, हमेशा यहीं से फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाइए, तो आपको ये थ्योरी भी साथ में याद होते चलेगी. ठीक है, अपने आप ही याद हो जाएगी, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है. z क्या है, z है एटॉमिक मास, सॉरी इक्विवेलेंट वेट. z की जगह आप क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट. पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखिए जिससे आपको याद रहे. इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास, आयंस के केस में होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी. ठीक है, अभी हम आयंस ही पढ़ रहे हैं, एसिड के केस में अलग होता है, बेस के केस में अलग होता है. इक्विवेलेंट वेट अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है. फिलहाल आप जो आयंस को डील कर रहे हैं तो आयंस में सिंपल है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, बस यही आपको याद रखना है. कहीं कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है तो मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैटायन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसी को यहाँ पर रखेंगे. ठीक, तो इंटू 96,500 इंटू आई इंटू टी. अब चलिए इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए. कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, 9th क्लास से आप लोग याद कर रहे हैं, ऊपर वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि एटॉमिक मास कॉपर का m इक्वल टू कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 अपॉन वैलेंसी कॉपर की 2 इंटू 96,500 इंटू आई 1.5 इंटू टी कितना है 10 इंटू 60. काट पीट दीजिए, फाइनल आंसर निकाल लीजिए.
इस केस में आपका आंसर निकलेगा कितना, अप्रॉक्सीमेट देखिए आप निकाल लीजिए और बताइए मुझे, कल मैं मैच कर दूंगी आपका आंसर। ठीक है, आपने सही निकाला या गलत निकाला। अब इसको भी हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से देखिए करके, Cu2 प्लस डिपॉजिट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu सॉलिड में चेंज होगा। यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितना हो रहा है, 2 इंटू मीन्स 2 फैराडे। 2 फैराडे काय के बराबर होता है, 2 इंटू 96,500 कूलाम लग रहा है चार्ज। चार्ज जितना लग रहा है तब कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, 63.5। अभी चार्ज कितना है, अभी चार्ज जितना है कितना, 1.5 इंटू 10 इंटू 60। इतना चार्ज जब लगेगा तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो चलिए यूनिटरी मेथड में हमें जो स्पीसीज की वैल्यू नहीं दी गई है, जिस क्वांटिटी की वैल्यू नहीं दी गई है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं और जिसकी दोनों वैल्यू दी गई हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि 2 इंटू 96,500 कूलाम चार्ज डिपॉजिट कॉपर कितना, 63.5 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम कितना डिपॉजिट करेगा, ये 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96,500। इसलिए ये 1.5 इंटू 10 इंटू 60, ये कितना करेगा चार्ज डिपॉजिट। तो ये हो गया 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60। कैलकुलेशन आप सीख गए हैं, कितना भी लेंथी होगा आप लॉग एंटी लॉग से निकाल लेंगे, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़े तो आप उसको भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो इसको फाइनल आंसर निकाल करके बताइएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक और प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल की। देखिए 2 आप कर चुके हैं, तो इसको आप आसानी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं देखिए। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन 3 है, नोट करिए। If a current of 5 ampere if a current of 0.5 ampere flow through a metallic wire, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, A+ ग्रेड का। ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। मेटेलिक वायर फॉर 2 hours, how many electrons would flow through the wire? How many electrons would flow through the wire? ये बताना है आपको। लगाइए दिमाग फटाफट। क्या दिया है आपको, I दिया है 0.5 एम्पियर और टाइम दिया है
2 आवर्स। तो यहीं पे याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया है, टाइम हमेशा सेकंड में रखेंगे, सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे, 2 इंटू 60 मिनट इंटू और 60 किया, ये हो गया सेकंड। तो ये दिया है आपको टाइम, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन थ्रू वायर, वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब इसको निकालिए। कितना चार्ज है टोटल, चार्ज कितना है, I इंटू टी, आई है 0.5 और टी है इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, इतने कूलाम चार्ज है, ठीक है। अब 96,500 कूलाम चार्ज हो, वहीं से चलिए फैराडे कांस्टेंट से निकालिए। फैराडे कांस्टेंट क्या कहता है, 96,500 कूलाम चार्ज कितने पर होता है, कितने इलेक्ट्रॉनों पर होता है, उतने इलेक्ट्रॉनों पर इतना चार्ज है, तो इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों पर होगा, 96,500 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों पर होता है, 96,500 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों पे होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर होता है। अभी हमारे पास चार्ज कितना है, इतना चार्ज है, तो इतने चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वही आ गए हम यूनिटरी मेथड पर, निकाल लीजिए। तो चलिए लगाइए, छियानवे 96,500 कूलम चार्ज इज कैरीड बाय कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एक कूलम चार्ज विल कैरीड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन, इसलिए इतना चार्ज कर लीजिए, 5 दूनी 10 और ये हो गया 3600 हो गया, है ना, 3600 कूलम, तो सीधा लिख लीजिए, इसलिए 3600 कूलम चार्ज इज कैरीड बाय कितने इलेक्ट्रॉन, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 9650 इंटू 3600 हो गया। कैलकुलेट करिए और लिखिए इसको। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, A+ ग्रेड का। अब हम लोग चलते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ पर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे पूरा और आंसर बताएंगे, ठीक। ये आएगा लास्ट में, जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.4246, जवाब आएगा 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, इतना आएगा। पूरा निकालेंगे आप कैलकुलेट करके, छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, हाँ। Now come to the second law of electrolysis या second law of Faraday. फैराडे का सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया है। देखिए फर्स्ट लॉ में क्या था, सिंगल सेल आप मान करके चल रहे थे। सेकंड लॉ में क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट, तो एक सेल हमारी ये थी,
एक ये सेल है, सपोज हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। इसका स्टेटमेंट मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट ऐसे डायरेक्ट रटेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। डायग्राम बनाइए, डायग्राम से समझिए और उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। इसलिए मैं पहले आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, सिंपल है, ठीक। जो 2 या मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट करना है, कर दीजिए सीरीज में कनेक्ट। इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा और इसको जोड़ा कहाँ, बैटरी से, ठीक। तीन इलेक्ट्रोलाइट हैं, सपोज हमने एक में ले लिया AgNO3 सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया और इसमें ले लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो फैराडे लॉ ये कहता है कि व्हेन 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और देखिए एक ही बैटरी से तीनों को जोड़ रखा है, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू देम फॉर सेम टाइम, ठीक है। व्हेन 2 और मोर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और यहाँ ध्यान दीजिए एक ही बैटरी से जुड़े हैं, तो एंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू देम फॉर सेम टाइम, द चार्ज डिपॉजिटेड एट कैथोड मीन्स मेटल या सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। दोनों पर, चाहे वो एनोड पर हो चाहे कैथोड पर हो, अगर जो भी डिपॉजिट होगा that will be directly proportional to its equivalent weight. This is the Faraday's second law, ठीक है ना। तो अब इसको हम स्टेटमेंट में बदलेंगे डायग्राम को देख करके, ठीक है। क्या, when 2 or more electrolytes are connected in series, and same amount of charge passed through them for same time. The substance deposited mass of the substance कर लीजिए, है ना, same amount of charge passed through them for same time, the mass of substance, mass of substance deposited at electrode will be directly proportional to their equivalent weights, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ये और ये 2 सेल कंसीडर करें, एक सिल्वर नाइट्रेट की और एक कॉपर सल्फेट की, तो हम सेकेंड लॉ के टर्म में फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मास ऑफ सिल्वर Ag deposited upon mass of copper deposited will be directly proportional to यानी equal to equivalent
वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ध्यान दीजिए, सिल्वर ऊपर है तो यहाँ भी इक्विवेलेंट वेट ऊपर है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड नीचे है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर नीचे है। यहाँ पे ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि यहाँ सिल्वर को ही ऊपर रहना है या कॉपर को नीचे रहना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आपकी मर्जी है, फॉर्मूला ऐसे बना लीजिए, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। बट ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे आपने कॉपर को डिपॉजिटेड लिखा है वहीं पर आप कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, अगर आपने कॉपर को ऊपर लिखा है तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट भी आप ऊपर ही ले जाएंगे, ये बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए फॉर्मूले में, इक्विवेलेंट वेट को हम काय में लिख सकते हैं, यहाँ पर यही फॉर्मूला हो गया, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी, तो यहाँ पे हो गया एटॉमिक मास ऑफ Ag डिवाइडेड बाई वैलेंसी ऑफ Ag, ठीक है। अपॉन में जाएगा यहाँ पर नीचे एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ कॉपर, तो जब इसको पलटेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा वैलेंसी ऑफ कॉपर एटॉमिक मास ऑफ सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। सिंपल है, ये फॉर्मूला बना कहाँ से, कैसे बन गया, जैसे यहाँ देख लीजिए, सिल्वर के लिए मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड हम क्या लिखते, इक्विवेलेंट वेट क्या है, मास ऑफ Ag इक्विवेलेंट वेट यानी ZIT लिखते ना, ZIT, और Z की जगह क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू आई इंटू टी, ये हो गया मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड, ठीक। मास ऑफ कॉपर के लिए लिखते हैं तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हो जाता क्या, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 इंटू आई टी। ध्यान दीजिए, अब अगर हमने इसको माना इक्वेशन 1 और इसको माना इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये कांस्टेंट है, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, बचा क्या, मास ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यहाँ से आया है ये फॉर्मूला, यानी ये जो सेकंड लॉ का फॉर्मूला है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट लॉ, इनडायरेक्टली इट इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो इसमें कोई डरना नहीं है, सेकंड लॉ सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है, बस ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहीं पर वैल्यू पुट कर देनी है और लिख देना है। इनमें से किसी एक का भी अगर आपको पता है मास, तो एटॉमिक मास आपको पता है, वैलेंसी पता है, एटॉमिक मास वैलेंसी पता है, दूसरे का मास कितना डिपॉजिट हुआ आप इस फॉर्मूले में रख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जिंक के लिए आप फॉर्मूला बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं जिंक के लिए आप Ag लें, जिंक के लिए जिंक और कॉपर से फॉर्मूला बना सकते हैं, या जिंक के लिए जिंक और Ag से फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे बनाना हो। सपोज हम जिंक और कॉपर को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहीं पर कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर यहाँ रहेगा और अपॉन वैलेंसी ऑफ कॉपर, ठीक। वैलेंसी ऑफ
Cu into valency of zinc divided by atomic mass of, इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल लेंगे और वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और दूसरे किसी एक का डिपॉजिटेड मास निकाल लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग फैराडे के सेकंड लॉ पर भी सॉल्व कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कहानी आपको। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। चलिए लिखिए, द इलेक्ट्रोलिटिक सेल A, B and C containing solution of ZnSO4 ZnSO4 AgSO4 and CuSO4 AgNO3, हाँ AgSO4 नहीं है, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through the until 1.45 gram of silver deposited at cathode. Of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc deposited?
ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ये क्या कह रहे हैं, 3 सेल हैं, ए, बी और सी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बच्चों को बहुत कठिन लगता है, बोलते हैं कि समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। सिंपल है, सेल को इसको ध्यान से देखिए और उसमें फैराडे का सेकंड लॉ को ध्यान करने की कोशिश करिए। यहाँ कनेक्टेड इन सीरीज आपने जैसे ही पढ़ा तुरंत आपके समझ में आ जाना चाहिए कि 3 इलेक्ट्रोलाइट है, सीरीज में कनेक्ट है, मतलब ये फैराडे लॉ है ना, फैराडे के सेकंड लॉ से कहीं से सॉल्व होगा। तो 3 इलेक्ट्रोलाइट ए बी सी है, एक में क्या भर रखा है इन्होंने, इसमें ZnSO4 भर रखा है, इसमें क्या भर रखा है AgNO3 भर रखा है, और तीसरे वाले में क्या भर रखा है बेटा, तीसरे वाले में CuSO4 भर रखा है। ये है, अब तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, तो ये सीरीज में कनेक्ट है और ये एक ही सेल से जुड़े हैं, ठीक है। तो फिर ये आपने रफ रिप्रेजेंटेशन करके समझ लिया कि फैराडे के सेकंड लॉ से। अब देखिए और क्या क्या दिया गया है। स्टेडी करंट ऑफ यानी I दिया है कितना, 1.5 एम्पियर दिया है, पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम, यानी मास डिपॉजिटेड भी दिया है इन्होंने, किसका दिया है, मास ऑफ Ag दिया है, कितना दिया है मास ऑफ Ag, 1.45 ग्राम, इतना दिया है at cathode of cell B. How long did the current flow? How long did मतलब कितने समय के लिए करंट फ्लो की गई है, यानी T पूछा है, कितने समय के लिए मतलब T पूछा है, ये और कुछ भी पूछा है या और कुछ दिया है, देख लीजिए यहाँ पे और क्या पूछा है, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, यानी पूछा है m ऑफ कॉपर कितना है और m ऑफ जिंक ये पूछा है कितना है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब आपको सेकंड लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं तो बैलेंसी की ज़रूरत पड़ती है, एटॉमिक मास बाई बैलेंसी। तो ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, 12th में आने के बाद भी, इवन 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन 12th में भी उनको निकिल की बैलेंसी पता नहीं होगी, सिल्वर की बैलेंसी पता नहीं होगी। तो 60-70% बच्चे सिल्वर की बैलेंसी को +2 लिख करके आते हैं, ये गलती करते हैं बच्चे। जब भी ये सवाल आता है कभी एग्ज़ाम में तो सिल्वर की बैलेंसी +2, तो याद रख लो बेटा, सिल्वर AgNO3 फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, AgNO3। आप HNO3 पढ़ते रहते हो ना, HNO3 में क्या है, हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, तो नाइट्रेट की -1 है, तो AgNO3 में सिल्वर की क्या होगी, +1 होगी। एक तो ये याद कर लो, दूसरा निकिल की बैलेंसी अगर NiNO3 होल ट्वाइस ऐसे समथिंग दिया है तो 2, अदरवाइज किसी किसी में 3 हो सकती है, तो वो आप ध्यान रखिए। तो बैलेंसी आप गड़बड़ करते हैं, सिल्वर की बहुत अच्छे से याद करिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में हम क्या निकाल सकते हैं, हमें एक का मास दिया है तो इसका डिपॉजिटेड मास और इसका डिपॉजिटेड मास फैराडे के लॉ से निकाल सकते हैं, सेकंड लॉ से, और I और M दिया है तो T निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, M = ZIT होता है, वहाँ से हम T निकाल सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ आप ये गलती करेंगे, आप एक रेड पेन रखिए अपने पास में और वहाँ पे रिमार्क लगाते जाइए कि ये वाली गलती होती है, ये गलती नहीं करनी है एग्ज़ाम में, तो आप गलती करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो हमें निकालना था M = ZIT, M = क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, क्योंकि M Ag का दिया हुआ है ना, अपॉन 96,500 इंटू I इंटू T। इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या हो गया, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो यहाँ एटॉमिक मास किसका लिखेंगे, मास ऑफ Ag लिख रहा है तो एटॉमिक मास Ag का लिखेंगे, वैलेंसी भी
Ag की लिखेंगे, हाँ, इंटू I इंटू टी अपॉन 96,500। ठीक है, अब हमें टी निकालना है तो टी को एक तरफ लिख लो, बाकी सबको एक तरफ लिख लो, या फिर वैल्यू रख के इधर उधर कर लो। एम कितना दिया है आपको? एम दिया है, मास कितना डिपॉजिट हुआ है? 1 mAg, ये दिया है 1.45 ग्राम। एटॉमिक मास Ag का कितना होता है? 108 होता है, वैलेंसी 1 होती है, I कितना 1.5, टी निकालना है, ये हो गया 96,500। टी को एक तरफ रख के बाकी को इधर ले आएंगे, तो जो बायो वाले नहीं है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो यहाँ बटे 1 कर लीजिए और ये क्रिस क्रॉस करना है, इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे टर्म इधर चले जाएंगे, ये इधर आ गया, तो ये आ गया क्या? 1.45 इंटू 96,500 इक्वल टू 108 इंटू 1.5 इंटू टी। तो टी इक्वल टू क्या हो गया? टी को इधर ही रहने दीजिए, इन सबको इधर ले आइए, ये सब इधर आ जाएंगे। हाँ, तो टी इधर अकेला रह गया, बाकी ये सब इधर आ गए। अब हम चाहे टी उधर लिखें चाहे टी इधर लिखें, एक ही बात है, तो टी हमने इधर लिख दिया और ये हो गया 1.45 इंटू 96,500 अपॉन 108 इंटू 1.5। काट पीट दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। टी करंट का निकल आएगा आपका, कितना टाइम लगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज द करंट पास्ट, इसमें आपका आएगा 863.7 सेकंड। देखिए, जब इस फॉर्मूले से आपका जवाब निकल रहा है तो सेकंड में निकलेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि आप फॉर्मूले में हमेशा सेकंड में ही लिखते थे करंट, तो आपका जवाब भी सेकंड में ही आएगा। जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली, पूरा आपको डिटेल में सॉल्व करना है लास्ट स्टेप तक। ठीक है, अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है, लॉग एंटी लॉग सब चीज़ें आपको आती हैं। ये तो सिंपल है, ऐसे ही कट पिट जाएगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए आपका 863.7 सेकंड, और जब आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 मिनट एंड 24 सेकंड अप्रॉक्स, इतना लगभग आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लास्ट स्टेप तक कैलकुलेट करिए। अब दूसरा पार्ट, हाउ मच कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। तो सिल्वर डिपॉजिटेड आपको पता है, फैराडे का सेकेंड लॉ लगाइए, क्या था? मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ, जिंक ने निकालना है तो जिंक डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट की जगह हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ Ag अपॉन वैलेंसी ऑफ Ag इंटू, इसका लिखेंगे तो पलट जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ जिंक अपॉन वैलेंसी ऑफ जिंक आएगा, तो वैलेंसी ऊपर चला जाएगा, एटॉमिक मास नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा वैलेंसी ऑफ जिंक अपॉन एटॉमिक मास ऑफ जिंक, और यहाँ रहेगा मास ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ Cu। Ag का मास आपको पता है कितना है? 1.45 है, और Cu का पता नहीं है, तो MCu ये आप निकालेंगे, इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ Ag 108, वैलेंसी ऑफ Ag 1, टू वैलेंसी ऑफ जिंक 2, एटॉमिक मास ऑफ जिंक कितना है? जिंक का 65.3। ठीक है, क्रिस क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो MCu मतलब मास ऑफ Cu इंटू 108 इंटू 2, ये आएगा
क्रिस क्रॉस करा तो MCU इंटू 108 इंटू 2 इक्वल टू 1.45 इंटू 65.3। अब MCU इक्वल टू हो गया 1.45 इंटू 65.3 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 2। निकाल लीजिए कैलकुलेट करके। तो ये आ जाएगा आपका 0.426 आएगा, अप्रॉक्सीमेट 0.426 ग्राम। ठीक है, सॉरी 0.439 ग्राम आएगा, ये 6 नहीं आएगा, 0.439 ग्राम के अप्रॉक्स आएगा इतना। ऐसे ही दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा हमें किसका निकालना है? मास ऑफ कॉपर। तो उसके लिए भी फॉर्मूला लगा लेंगे हम डायरेक्ट। अब आप समझ ही गए हैं, तो मास ऑफ कॉपर निकालना है तो हम ऐसे लगे, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ, चाहे सिल्वर का लिखें चाहे जिंक का लिखें, जिंक का यहाँ निकाला है तो जिंक का भी लिख सकते हैं, चाहे सिल्वर का लिखें, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यानी एटॉमिक मास ऑफ, डायरेक्ट बनाए दे रहे, ऑफ कॉपर अपॉन वैलेंसी ऑफ कॉपर इनटू, ये हो जाएगा वैलेंसी ऑफ Ag अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ Ag। तो कॉपर का मास डिपॉजिटेड निकालना है, मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड ये निकालना है, सिल्वर का 1.45 है इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5, बैलेंसी ऑफ कॉपर 2, बैलेंसी ऑफ सिल्वर 1, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर 108। ये हो गया। अब मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म उठा के इधर और ले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड (63.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/108 और इंटू 1.45। कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला आएगा अप्रॉक्सीमेट 0.426 ग्राम, इतना आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक पर।